हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जो वीडियो बनेगा वो हिस्ट्री का ही बनेगा। कल हिस्ट्री का पहला सेट का क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिला था। आज दूसरा सेट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का वीडियो आज बनेगा। उम्मीद है कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा और निश्चिंत रहें कि जितने भी वीडियो जाएंगे उन सारे वीडियो से यदि आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं, अच्छे से उसको रिवीजन करते हैं, तो 80 to 90% क्वेश्चन हमारे जो वीडियो जा रहे हैं उससे 100% ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से 1 मार्क्स में कि वियना संधि कब हुई थी। जवाब होगा 1815। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राज्यों को मिलाकर 1834 में एक शुल्क संघ का गठन किया गया था। उस शुल्क संघ का नाम क्या था। आंसर होगा जोलवेराइन। अगला सवाल है जुत्सेप्पे मैत्सनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा जेनेवा में हुआ था। अगला सवाल है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1932 में हुई थी। फिर एक क्वेश्चन, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने गांधी जी अहमदाबाद कब गए। इसका जवाब होगा 1918। अगला सवाल है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की शुरुआत कब हुई। आंसर होगा 1859 मतलब 1859। फिर क्वेश्चन है बृहद उत्पादन के प्रणेता कौन थे। तो बृहद उत्पादन जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, इसके प्रणेता थे हेनरी फोर्ड। अगला सवाल है स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था 1764 में। आज का जो ऑब्जेक्टिव है उसका लास्ट सवाल ये है, इंग्लैंड में एक पैसिया किताब बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे। तो आंसर है चैपमैन। तो ये थे हमारे आज के 1 नंबर के सवाल। अब हम आगे 2 नंबर के सवाल को देखेंगे। तो हमारा 2 नंबर का आज का पहला सवाल है यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। जवाब होगा एक ऐसे समाज की कल्पना जिसका साकार हो पाना लगभग असंभव है, इसे यूटोपिया कहते हैं। दूसरा सवाल है 2 नंबर में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब होगा सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना है। अर्थात यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको अपने शत्रु से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा था 2 नंबर का सवाल, जो कि 2 सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हुए 3 नंबर की सवाल की ओर। तो आज का हमारा 3 नंबर का पहला जो सवाल है वह नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए कौन कौन से बदलाव किया। जवाब होगा 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पॉइंट वाइज आंसर होगा। तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट होगा नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को बचाए रखा। अगला सवाल है कि इस संहिता को फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी क्रांति के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। अगला जो पॉइंट है वह सामंत व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों और कारीगरों को भू दासत्व से छुटकारा दिलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शहरों में भी कारीगरों को श्रेणी संघों से मुक्ति दिलाई गई। और 7वां जो अंतिम पॉइंट है वह यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यह था हमारा 3 नंबर का पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर का वो है G77 से आप क्या समझते हैं और इसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो G77 पहले क्या है समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों के पुनर्निर्माण के लिए G77 आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में इन्हें कुछ खास लाभ नहीं मिला था। ब्रेटन वुड्स जो संस्थान था उससे विकासशील देश को कोई लाभ नहीं मिला था। G77 देशों का एक ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 में शामिल हो गए। इससे उनका आशा यह था कि उन्हें उत्पादन के लिए सीधे और सही मायनों में उनका नियंत्रण मिले।
तो G77 का मतलब ये था, आप जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य है संसाधन पर सीधे और सही मायनों में नियंत्रण मिले, दूसरा है कच्चे माल के लिए पैसे मिले, तीसरा विकास के लिए सही पहुंच मिले, और चौथा अपने तैयार माल को विकसित देशों में बेचने के लिए सही पहुंच मिले। तो ये हो गया आपका G77 क्या था। अब जो आगे सवाल था कि इसे ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विकसित देश के पुनर्निर्माण के लिए ब्रेटन वुड्स नामक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। देश के पुनर्निर्माण और पैसों का इंतजाम करने के लिए ब्रेटन वुड्स का गठन किया गया। इसी प्रकार विकासशील देशों के पुनर्निर्माण के लिए G77 का गठन किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई। इसलिए ब्रेटन वुड्स को G77 के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो आज का हमारा 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, दोनों डिस्कस हो गया। हम आते हैं 5 नंबर के सवाल की ओर। 5 नंबर का पहला सवाल है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था। इसका जवाब होगा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। दूसरा पॉइंट है 18वीं सदी के पहले ब्रितानी कोई राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। तीसरा पॉइंट है जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, सत्ता, अहमियत में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो गया। तीसरा पॉइंट है एक लंबे संघर्ष और टकराव के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। चौथा पॉइंट है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर व्यवहार से प्रभुत्व जमा पाया। फिर जो 5वां पॉइंट है इसका, ये एक ब्रितानी विकास के पहचान का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। छठा पॉइंट है आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। यह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्मों के बीच बटा हुआ था। 7वां पॉइंट है आंग्लों ने प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक को कैथोलिक पर प्रभुत्व बढ़ाने में मदद की। फिर 8वां पॉइंट है 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। और जो अंतिम पॉइंट है वह है एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक नया झंडा जिसे यूनियन जैक कहते हैं, और राष्ट्रगान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। यह था 5 नंबर के पहले क्वेश्चन का जवाब। हम 5 नंबर के दूसरे क्वेश्चन के जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो इसका जवाब है, पॉइंट में जाएगा इसका भी आंसर। पहला पॉइंट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई नहीं मिल रही थी। दूसरा पॉइंट होगा बुने हुई कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांस, डच और पुर्तगालियों में होड़ मची होती थी। तीसरा पॉइंट होगा बुनकरों कपड़ों का ऊंची बोली लगाते थे तो अधिक मोलभाव करते थे और ज़्यादा कीमत देने वालों को ही कपड़ा बेच देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने निर्यात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रभुत्व बढ़ाया और निम्नलिखित कदम उठाए। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों, दलालों, व्यापारियों को ख़त्म किया और ख़त्म कर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अगला पॉइंट होगा बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने एवं कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त किया गया जिसे गुमास्ता कहते थे। 7वां पॉइंट होगा कंपनी ने बुनकरों पर अन्य व्यापारियों के साथ व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी एडवांस में पैसे दिए जाते थे। एक बार माल का ऑर्डर मिल जाने के बाद कच्चे माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। और जो अंतिम पॉइंट वो है जो बुनकर कर्ज ले लेते थे उन्हें अपना माल गुमास्तों को ही देना पड़ता था। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने
सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। तो यह हमारा आज का वीडियो था, जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बताए गए। कल तीसरा सीरीज इसका आएगा, तीसरा सेट, उसमें आगे के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आपसे आग्रह होगा एक बार फिर से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स ग्रुप, स्कूल ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।